तो ये कहानी एक ऐसे डीमन लॉर्ड की है जो कि पिछले 3 सदियों से एंटी इस्ला नाम के इस जगह पर इंसानों और डीमंस के बीच राज करता आया है। उसके आसपास रहने वाला हर एक इंसान उससे डरा करता, लेकिन एक दिन इंसानों की तरफ से उससे एक ऐसा हीरो लड़ने आया जो कि बहुत ही पावरफुल था, यहाँ तक कि उसे बचने के लिए सैटर्न को खुद एंटी इस्ला छोड़कर भागना पड़ता है और एक पोर्टल के जरिए वह एक दूसरे प्लेनेट पर आ गया जहाँ सिर्फ इंसान ही रहा करते हैं। और तो और उल्टा यहाँ आने के बाद सैटर्न की सारी मैजिकल पावर्स ही चली जाती हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के एक बड़े समुद्र के अंदर 5 अलग अलग आइलैंड्स हैं और ये पांचों मिलकर कहलाते हैं एंटे इस्ला। जो कोई भी एंटे इस्ला में रहता था वो डीमंस के रूलर्स यानी कि डीमन लॉर्ड सैटर्न को जरूर जानता था। असल में सैटर्न एक डीमन लॉर्ड है जिसका मकसद है दुनिया के सभी इंसानों को खत्म करके डीमंस के लिए एक बिल्कुल ही नई दुनिया बनाना। सैटर्न के पास उसके 4 जनरल्स थे जिन पर वो बहुत ही ज्यादा विश्वास किया करता था और इनके नाम है एद्रेमेलिक, लूसीफर, आल्शेल और मेलाकोडा। सैटर्न ने तब सब कुछ कब्जे में लेने के लिए एक बड़ी सी जंग का ऐलान किया और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पास के चारों आइलैंड्स के ऊपर ही अटैक करवा दिया। और डीमंस के इतना पावरफुल होने की वजह से इंसान इस लड़ाई को बुरी तरह हार रहे थे, कोई भी उनकी तरफ से लड़ ही नहीं पा रहा था। और तब एक ऐसा हीरो सामने आता है जिसने लूसीफर की आर्मी को एक झटके में खत्म कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने इंसानों की आर्मी का इस्तेमाल करके देखते ही देखते सैटर्न के और 2 जनरल्स आल्शेल और मेलाकोडा की आर्मी को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके बाद वो हीरो जाके सीधा सैटर्न के सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर ही अटैक कर देता है और तब शुरू होती है डीमन लॉर्ड सैटर्न और हीरो के बीच की खतरनाक फाइट। इस लड़ाई में हीरो की आर्मी अकेले सैटर्न के ऊपर थोड़ी भारी पड़ने लगी थी और तभी इस बीच आल्शेल आता है जो कि सब देख के बहुत ही गुस्से में आ चुका था। और अभी की सिचुएशन ये है कि ह्यूमंस की आर्मी डीमंस के ऊपर भारी पड़ रही है, इसलिए आल्शेल सभी को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि अभी इनके लिए वही करना सही होगा। लेकिन इससे आगे कि वो कुछ भूल पाता, हीरो अचानक से आके डीमन लॉर्ड के ऊपर वापस अटैक करता है जिससे कुछ सेकंड्स में सैटर्न महल की दीवार तोड़ते हुए हवा में उड़ जाता है और वो सबसे कहता है सिर्फ अभी के लिए मैं एंटे इस्ला को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि मैं वापस जरूर आऊंगा। और ये कहते हुए वो एक पोर्टल ओपन करके वहां से गायब हो जाता है। ये देख के तो साले के सारे इंसान ही बड़े खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों का मकसद यही था कि डीमन लॉर्ड को किसी भी तरह भगाना है। दूसरी तरफ यहाँ पर सैटर्न और आल्शेल को दिखाया गया जो कि एक गली से निकलते हैं और आसपास की दुनिया को देखकर उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आता कि भला ये कौन सी जगह है। लेकिन तभी आल्शेल ने जैसे सैटर्न को देखा तो उससे बिल्कुल ही हैरानी हो गया और पूछता है सर आखिर आपने ये रूप क्यों लिया। सैटर्न भी देख के पूरी तरह चौंक चुका था कि आखिर वो एक इंसान के रूप में कैसे आ गया। ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आके इन्हें बुलाते हैं। तो आल्शेल उन्हें डीमन लैंग्वेज में कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है मुझसे ऐसे बात करने की। वो इसी तरह इन पुलिस वालों को धमकाने की कोशिश करने लगा पर इन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है। आल्शेल भी देखिए सोचे पड़ जाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वो एक मैजिक यूजर होते हुए इनकी भाषा नहीं समझ पा रहा। सैटर्न उससे कहता है जब मैजिक का इस्तेमाल तब तक मत करना जब तक हम इस दुनिया के बारे में जान न ले। दोनों पुलिस वाले जैसे इनके पास आते हैं तो आल्शेल तो बिल्कुल ही डर गया और उन्हें पीछे हटाते हुए कहता है तुम इंसान कहीं के, तुमने मुझे छूने की कोशिश भी कैसे की। और बहुत ही ज्यादा जोश के साथ अपना मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद दोनों ही पुलिस वाले इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर इन दोनों से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्हें अलग अलग रूम में बिठा देते हैं और साथ ही उन्हें खाना भी ऑफर करते हैं। लेकिन सैटर्न को अब इस चीज पर थोड़ा शक था इसलिए उसे खाता ही नहीं और अपने डीमन आई से उस पुलिस वालों को हिप्नोटाइज कर देता है। अब मैं नहीं, अब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। इसके बाद सैटर्न आल्शेल से मिलने उसके रूम में आता है और यहाँ तो आल्शेल मजे से बैठे खाना ठूसने में लगा था। वो अब इस पुलिस वाले को हिप्नोटाइज कर देता है और आल्शेल को बताता है कि हिप्नोटिज्म के जरिए मैंने यहाँ की जानकारी हासिल की है। असल में अभी हम लोग जापान नाम के एक देश में है जो कि प्लेनेट अर्थ के अंदर आता है। साथ ही जो खाना तुमने अभी खाया वो यहाँ के बहुत ही कॉमन डिश है। सबसे मेन बात तो ये है कि डीमंस, मॉन्स्टर्स और मैजिक इस दुनिया में बस एक फैंटेसी है। इसका मतलब इस वर्ल्ड में कोई मैजिक नहीं। अब कुछ देर बाद वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और आल्शेल ने बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, इस वर्ल्ड के अंदर ही मैजिक है लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज में और इतना कम मैजिक होने की वजह से लोग अपनी मैजिकल पावर्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और यहाँ पर तो इस थोड़े बहुत मैजिक को भी इस्तेमाल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ी देर बाद सैटर्न फिर आल्शेल से पूछता है क्या तुम थोड़ा बहुत ही मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। आल्शेल अब फुल जोश में आके अपनी पावर्स को रिलीज करने की कोशिश करता है। वैसे अब मैजिक का तो पता नहीं पर उसका पोज देख के एक टैक्सी जरूर रुक जाती है। अब बेचारे ये दोनों कहीं जा भी तो नहीं सकते इसलिए एक ब्रिज के नीचे बैठ जाते हैं। सैटर्न कहता है भले ही ये दुनिया मैजिक के बारे में नहीं जानती, इनके लिए शायद ये फैंटेसी है लेकिन अगर इस वर्ल्ड में थोड़ा बहुत ही मैजिक है तो कुछ ना कुछ तरीका जरूर होगा उन मैजिक पावर्स को इकट्ठा करने का। पर तब तक के लिए इन लोगों को यहीं रहकर इस दुनिया के हिसाब से चलना होगा। पर अब क्योंकि इन्हें यहाँ पर रहना ही है तो दोनों चले जाते हैं अपना सबसे पहले रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने के लिए। अगर इन्हें जापान में रहना है तो इन्हें वो सर्टिफिकेट चाहिए ही होगा, एक तरह से अपने आधार कार्ड जो है समझ लो इसे। पर इसके लिए भी सैटर्न को अपने हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसके बाद लोग बनाते हैं अपना बैंक अकाउंट जिससे इन्हें करेंसी के बारे में पता लगता है और अब रहने के लिए दोनों घर को रेंट पर लेते हैं। अब इन लोगों के पास पैसे कहाँ से हैं तो मुझे भी नहीं पता। कुछ देर बाद इनका घर दिखा जाता है जो कि इस छोटे से अपार्टमेंट में है। आल्शेल को तो पहले लगा कि नहीं ये पूरा अपार्टमेंट ही मिल रहा है पर तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें तो बस एक छोटा सा कमरा मिला है और ये है यहाँ की लैंडलॉर्ड विकिशिमा। रात में लोग यहाँ रहने के बारे में ही आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं लेकिन तभी इसी बीच अचानक ही सैटर्न वहीं पर बेहोश हो गया। जिसके बाद अब सीधा हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है जहाँ पर ये पता चलता है कि सैटर्न के कुछ न खाने के कारण कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गया था और यहाँ हॉस्पिटल का बिल तो इसका और दिमाग खराब कर देता है। अगले दिन शाम के वक्त लोग साथ मिलकर एक जॉब के रेज्यूमे को भरते हैं क्योंकि अगर इन्हें यहाँ पर रहना है तो एक जॉब तो करनी ही होगी पैसा कमाने के लिए। और सैटर्न यहाँ पर अपना नाम बदलकर सदाम और रफ्ता है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर सैटर्न एक नॉर्मल कपड़ों में था। तभी आल्शेल उससे कहता है आपको जरा इन पैसों की पावर्स को ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। अरे
तुम चिंता मत करो, मैंने सोच के खर्च किया है। वैसे भी गर्मियों के मौसम में फ्रिज तो चाहिए ही होगा, पर वॉशिंग मशीन भी तो जरूरी है ना, साथ ही साइकिल भी तो हमारे काम ही आएगी। तो हाँ, साइकिल में सब कुछ खरीद भी लिया है, वो भी बिना EMI के, हैंड टू हैंड पैसे देकर। लेकिन आज यहाँ पर सैटर्न से काफी गुस्सा था, क्योंकि इन लोगों के पास फ्रिज तो है लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं। और चल तो इतने गुस्से में देखकर सैटर्न भी डर गया और अपने काम का बहाना लाया पर जल्दी से साइकिल लेकर वहां से निकल गया है। वो जाहिर रात है कि रास्ते में बारिश होने शुरू हो जाती है, तो थोड़ा रुक कर अब रोड के लिए होने का इंतजार करने लगा। तभी इतने में एक लड़की वहाँ पर आती है जो कि भीग रही थी। सैटर्न उसे छापा देते हुए कहता है, मैं जहाँ काम करता हूँ वो जगह पास में ही है, तुम मुझे वहाँ से वापस कर सकती हो। और वो ये क्या पेज से वहाँ से निकल जाता है। और लेसन में ये पता सकता है कि असल में सैटर्न नाइट के जगह पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। और भाई ये भी कहीं न कहीं काम मिलने से खुश भी था, क्योंकि यही की उसे वापस गेम लॉर्ड बनने में हेल्प करेगी। दोस्तों यहाँ पर आशर एक लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पढ़ने के लिए आया हुआ था, तभी पास एक फिल्म दिखाया जाता है जहाँ पर सैटर्न से कहता है, पार्ट टाइम जॉब उनके पास से मैं कमाऊंगा और तुम्हारा काम होगा अपने दिमाग पर इस्तेमाल करके ये पता लगाना कि हमारी मैजिक पावर्स वापस कैसे लाया जाए। फिर यहाँ पर सैटर्न ब्रेक टाइम खत्म होने के बाद अपने काम पर फिर से लग जाता है। पर यहाँ पर कस्टमर्स की भीड़ ज्यादा ही हो गई थी। उसे ध्यान आया कि प्राइस कभी भी तैयार नहीं हुए और कस्टमर्स भी काफी ज्यादा आ चुके हैं। काम खलर ज्यादा होने की वजह से वो सोचते हैं क्या मुझे अपने मैजिक को इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन आशल ने तो मुझे ऐसा करने से मना किया हुआ है। तो इतने मैनेजर उससे पूछती है कुछ गड़बड़ है क्या, और लेसन में लिखा लिया भाई अभी तक काफी टेंशन में पड़ा था क्योंकि वो अपना काम बिल्कुल भी ढंग से नहीं कर पा रहा। बाजे संभाले में अपने साइबर का नाम सलाव माओ है, इसलिए मैं 20 साल से सलाव कह के ही बुलाऊंगा। अब ताब खत्म को तेगाते वक्त सलाव काफी खुश होता है, देखिए इसका प्रमोशन हो चुका है और फल बेस के बारे से काम करने की स्पीड से काफी खुश थी, इसलिए जब प्रमोशन बन चुकी है वो आप जाहिर था लेते उसे लास्ट में वही लड़की मिली और वो स्कैपी है जिस जगह पर तुम काम करते हो। मैं वहाँ पर आई थी, इस इंसानी लुक की वजह से मतलब मैंने एक से पहचान नहीं पाई, लेकिन मेरी चीज पर मेरा ध्यान गया तो वो अपने काम के बीच मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। असल में इस लड़की ने सैटर्न को पहचान दिया है, तो भी सराव को भी कुछ याद आता है और वो भी अभी से पहचान चुका था और कहता है नहीं तुम वो तो नहीं हीरो अमेरिया। तो पास का रेसन दिखाया जाता है जहाँ पर साइकिल में पोर्टल बनाया गायब हो चुका था। जो देखिए ये हीरो फैसला पहनता है कि वो उसे फॉलो करेगा, मतलब वो उसी पोर्टल के लिए उसका पीछा करेगा। वैसे यहाँ पर शुरुआत से तो मुझे भी लग रहा था कि हीरो कोई लड़का है, पर जैसे अब इसने अपना बार उतारा तो पता चलता है कि एक लड़की है और ये सैटर्न से कुछ ज्यादा नफरत करती थी, मतलब बिल्कुल ही जान से मारना चाहती है उसे। असल में ये हीरो बनी लड़की है जिसे कुछ देर पहले सैटर्न में छापा दिया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मुझे बताती है कि मैंने तुम्हारे बनाए पोर्टल के जरिए तुम्हारा पीछा किया ताकि बस मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। ये तो यार बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी और अपनी तलवार बेवतन चाकू निकाल लेती है। असल में बात यह है कि सलाह और आशीष भी फिर है एंड मैगी यहाँ पर अपने होली स्वॉर्ड अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रही। देखिए ये तो इतना गुस्से में थी कि सेट भी इन सब चीजों की परवाही नहीं और सीधे दर्द हराव पर ये टैकल देती है। दूसरे अब यहाँ पर आचन को दिखाया गया जल्दी भरी में देखते लोग कहता है अरे ये क्या आज तो सच हम को आनंद काफी देर हो रही है। इधर कुछ देर बाद अपने दोनों को दिखाया गया जहाँ पर ये बेचारे पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे थे। पुलिस वालों से पूछता है कि तुम दोनों से रोड पर लड़ क्यों रहे थे, और ये को सैटर्न को अमीन तो बॉयफ्रेंड समझ लेता है। बीच में से तो अमीन यार बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। तो पुलिस वाला कहता है देखो आप लोग काफी मैच्योर हैं, एडल्ट्स हैं, इस मामले में आपको शाम से बात करनी चाहिए। कोरिया भी समझे तो अमीलिया और चिड़ी जाती है। इसके बाद दोनों जाने लगते हैं और अमीलिया कहती है मैंने तुम्हारा एग सही तरह से याद कर लिया, इसलिए आप चांसेस हो जाओ क्योंकि कल तुम जिंदा नहीं बचोगे। कुछ राव तो उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता और सब छापा मांगता है, तेरा छापा कहाँ है, वापस दो मुझे। तो वो कहती है अरे अच्छा वो छाता वो तो मैंने कोरिया में फेंक दिया, तुम्हें क्या लगा वो तुम्हारा छाता अपने पास रखूंगी, और इसे उड़का सीधा सुबह पे वहां से निकल जाती है। अरे यार कम से कम छाला तो वापस खरीदी बजा लेगा। इसके बाद अगले दिन कॉल सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पहुंचता है कि इस वाले के अंदर अमीलिया कॉल सेंटर में काम कर रही है। साथ ही उसकी एक दोस्ती बन चुकी है यार। शाम के वक्त काम खत्म करके जब घर जाने लगी तो नॉर्मल वुमेन की तरह रास्ते में जो भी डिस्काउंट वाला सामान मिलता है वो उसे घर ले आती है और आके मस्त खाते हुए टीवी देखने लगती है। लेकिन अचानक किसी सलाह के बारे में आ जाता है। टुगेदर वो इसी तरह बैठी तो सदा उसका बदला कैसे ले पाएगी। कुछ उसके बाद सलाह और आशा को दिखाया गया जो कि बैठ के आराम से खाना खा रहे थे, लेकिन तभी बेल बस भी है। आशा जाके पूछता है जी ऐप ऑन, तो मेरी आवाज से कहती है इतना प्यार से वेलकम करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तू कैसे हो बी मंदिर आचल, तो जल्दी से अब गेट खोलो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन एमिली की आवाज सुनते तो बेचारे आचल की तो फटी जाती है। वो जल्दी से गेट लॉक करके कहता है हिल यहाँ पर पहुंच चुकी है, अब हम क्या करें। बस अदा उसकी इस बात पर बड़ा अजीब रिएक्ट करता है। लाखिल से पूछता है फिर मतलब आप इससे मिल चुके हैं। तो सलाह उसे तलवार सारी बातें बताता है कैसे इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और पुलिस वाले बोला कि दोनों बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। यहाँ इधर ये लोग बैठ कर से बात कर रहते हैं और बेचारी आदमी ये बाहर खड़ी गेट खोलने के लिए चिल्ला रही थी। सदा वो ऐसे कहता है जो भी हो पर तुम चिंता मत करो, अम्मी यदि हमारी तरह पावर से इस्तेमाल नहीं कर सकती। और ऐसी काफी देर तक वो लोग इसी तरह बात करने लगता आपस में और इतने बेचारी अम्मी बाल खड़ी रोने ही लगती क्योंकि यार इन लोग गेट ही खोल रहे कब से। सराव को भी देखकर बयान आती है और तब जाके दोनों गेट खोलते हैं। सराव से पूछते हैं वैसे तुम इस दुनिया में अकेली आई हो क्या, तो बताती है कि नहीं असल में उसका एक और साथी उसके साथ आने वाला था। तब पास्टर से दिखा जाता है जहाँ पर एमिलिया और ओलबा नाम था नहीं उसी पोर्टल की तरफ बढ़ रहे थे जिसे हमने बनाया था और दोनों उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ एमिलिया ही एंटर कर पाई। ओलबा पे फ्ला में डर जाता है, लेकिन वगैरह की बेचारी एमिलिया इस दुनिया में सिर्फ अकेली आई है। दाने से पहले उस सराव से जाके दापी है और मैं चाहूँ तो अपनी बची हुई ताकत से तुम्हें अभी सदा कर सकती हो।
लेकिन दिक्कत यह है कि अगर इसने अभी ऐसा किया तो उसके पास वापस साइंटिस्ट लगाने के लिए पावर्स बचेंगे ही नहीं। वैसे इस वाले में एमिलिया का नाम यूसान एमी है, लेकिन एमिलिया का काम खत्म पर किस तरह वो देखने आती है। इस दूसरे इस बात पर कीड़ी ने कि सेकंड जैसा डीमन नॉर्ड ऐसी तरीके की जिंदगी जी रहा है, लेकिन काफी समय तक इस तरह उसका पीछा करने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि सराव ने अब इस जिनपरी की आदत डाल ली है और बिल्कुल ही नॉर्मल इंसानों की तरह बह रहा है। और लिविंग सराव काम खत्म को गिरफ्त कर रहा था तब वो इस लड़की जिसका नाम चीचन है उसे अपने साथ लिया इसके बारे में बताता है और इसके बाद के चीचन को ऐसा लाती सराव शादी से लड़की के साथ रह रहा है। फिर उसे फिर से जलन होने लगती है। रात में जाते वक्त उसे मीडिया मिलती है और अब जब उसने ये अच्छी तरह से देख ही लिया कि सराव किस तरह से यहाँ पर भी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है तो वो उसे यही नहीं कर अपनी जिंदगी गुजारने कर भी है, क्योंकि एमिलिया ये नहीं चाहती कि सराव फिर से एंटी इस्लाम में वापस जाए। जिस पर सराव से कहता है, अरे बोल यार तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं एंटी इस्लाम पर कब्जा करके ही रहूंगा। वो उससे बातें कर रहा होता है कि तभी साइकिल से नीचे गिर गया क्योंकि उसकी साइडों का टायर खराब हो गया था और तभी अचानक कोई अनजान आदमी इन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। दोनों इससे बचने के लिए एक साथ काम करते हुए बस्ती बचाते स्टेशन की तरफ भागते हैं। आपको इस गिरबाफ के सीन दिखाया जाता है जहाँ तुम्हें आपस में बातें करने लगे कि ऊपर जो गोलियों से अटैक हुआ है वो गोलियां मानी की एनर्जी से बने थे। तो सराव कहता है वो जो भी था काफी पावरफुल था और मुझे यकीन है कि वो अच्छी तरह से हम दोनों की असलियत जानता है। पर क्योंकि यहाँ अर्थ ऐसा आ चुका है कि उनके बारे में जानता है तो दोनों को अब सावधान रहना होगा, क्योंकि सराव को ऐसा लगता है कि ये बंदा जो भी है जरूर एंटीसा सही होगा। जिसके बाद सराव अब उसे बैक के माथे निकल जाता है। पर अब कुछ देर बाद वो जैसे ही घर पहुंचा तो देखता है गेमिंग है तो उसके पीछे यहाँ तक पहुंच गई। असल में बाप यह है कि बेचारे का वॉलेट गुम गया, इसलिए इसके पास वापस घर जाने के लिए पैसे नहीं, तो चाहते हैं कि सराव उसे अपने साथ रहने दे एक रात के लिए। अब मिलने पर अपने जुर्म में दिक्कत आज तो पूरी तरह हैरानी हो गया। तो सराव उसे सब समझाता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और अमीना पर एक ब्लैंकेट और आजादी में देता है ताकि वो कल बस पकड़ के वापस जा सके। और काफी देर तक ऐसा ही आपस में बहस करने के बाद पीने ही सो जाते हैं। सोते हुए सराव आज शायद से अमीना के बारे में बात कर रहा था कि वो किस तरह इस वर्ग में अकेली आई है और बिल्कुल ही अकेले रहती है, उसके लिए सब कुछ कितना मुश्किल होगा। और उस दिन सराव और आशर अपने टेबल पर एक कटोरे में रखे वेजिटेबल्स देखते हैं क्योंकि इनके लिए अमीना यहाँ पर रख के गई है। एक तो ऐसे उसके थैनेस रहने का तरीका समझ लो इसे। दूसरी तरफ यहाँ अमीना घर दिखाया गया जहाँ पर डेविड में सलाम की साइकिल के बारे में न्यूज चल रही थी। इसके ऊपर कुछ मलिक बुलेट से अटैक किया गया था। साथ ही दूसरी तरफ यहाँ पर चीचन ये फिर का सीन दिखाया गया जहाँ वो उसकी मॉम भी यही न्यूज टीवी पर देख रहे थे। साथ ही यहाँ पर ये पर्सन तैयारी कर जब चीचन ने सलाह को मैसेज किया तो काफी देर तक उससे बात की और दोनों में ही आज मिलने का प्लान बनाया है। गरिया कॉल सेंटर पर अमीया को दिखाएगा जो कि नॉर्मल पर काम कर रही थी। तभी कॉल करेंगे बोलने पर अमीया उसे उठाता है, हेलो कहती है और शायद ही कॉल करने वाला पीयूष के वॉइस चेंजर पर इस्तेमाल कर रहा था और उसे कहता है, हीरो एमिलिया मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता है। ये सुनकर तो ये पूरी तरह से हैरानी होगी और पूछती है, आखिर तुम वो कौन? मैं वो हूँ जो कि हीरो एमिलिया और डीमन लॉर्ड को अच्छी तरह से जानता है। मेरी ताकत तुम दोनों को तबाह कर सकती है। यहाँ ये भी पता लगता है कि रात जो गोलियां इसके और सराव के ऊपर चलाई गई थी वो इसी बंदे ने चलाई थी जो कि इससे कोई देर बात कर रहा है। अमीना उसकी आवाज सुन कहती है, ये तो काफी गाँव का आवाज है, ये पक्का कोई डीमन है। लेकिन अमीना को इस बात पर यकीन होता है कि आज के अलावा और कोई भी डीमन जनरल नहीं बचा है। तो बजा आखिर ये डीमन कौन है? अमीना से पूछने की कोशिश तो करती है लेकिन बंदा बिना कुछ बोले और उसे बिना कुछ बताए कॉल कट कर लेता है। कुछ देर बाद अब जब वो उसकी फ्रेंड बात ही कर रहे थे तब उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है जहाँ वो लोग उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं। वही सराव की साइकिल वाले केस में इन दोनों को दिखाया जो तो पुलिस स्टेशन में बैठे थे और आज कहता है उन्होंने हमें बस एक साइकिल की वजह से ढूंढ लिया। हालांकि पुलिस तो सच में काफी शातिर है। लोग बात ही कर लेते तभी अमीया वहाँ पर आती है और एक तरह से इसे इन दोनों के लिए गवाह बनने के लिए बुलाया गया है क्योंकि साइकिल इन दोनों की थी ना, इसलिए बेचारी काफी गुस्से में आ चुकी थी। काफी देर के बाद अब पुलिस स्टेशन का मामला लेकर जाने के बाद वो सराव को उसी कॉल वाले बंदे के बारे में बताती है इसमें इन दोनों को मारने की धमकी भी है और उस पर हम शरीर पर गुस्सा के वहां चली जाती है। इतने यहाँ पर चीचन को दिखाया गया ये इतनी बाहर से आकर अपने नेट बिल्कुल नई ब्रश पहनती है। यार आज शाम सराव से मिलने जा रही है तो उस तरफ यहाँ पर दोनों बुलूमी रहता है तभी आज से पूछता है तो आप उस लड़के से कब मिलने लाएंगे और कब तक वापस आएंगे? तो सराव बताता है कि हम 8 बजे मिलने वाले हैं और 5 बजे में अभी थोड़ा टाइम बचा है। इसलिए आबाद से निंदी से सराव को लेकर शॉप में आ गया और उसे लाइव वाले बसेस ट्राई करवाता है और भाई तुम्हारे किससे मिलने जा रहा है तो कम से कम तैयार को नहीं पड़ेगा उसके लिए। आज सभी कहता है मैं हर समय के लिए सीक्रेट सर्टिफिकेट के रखी थी, मैं आपको डेट पर ऐसे तो नहीं गाने दे सकता। अब इसके बाद 5 बजे का सीन दिखा गया है जहाँ पर दोनों मिलकर है और यहाँ चीचन अपने हेयर स्टाइल में चेंज करके आई थी जिस चीज को सराव ने भी नोटिस कर लिया था और ये भी चीचन भी काफी खुश होती है। अब दोनों घूमने की जगह तय करके जामी जाएगी तभी चिकन से पूछती है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? तो सराव कहता है अरे बस इतनी सी बात और उसका हाथ पकड़ लेता है। भाई माहौल काफी रंगीन हो रहा है। अब उसके बाद अमीना को दिखाया गया जो अपने काम से वापस आ रही थी लेकिन तभी वो आंचल को देखती है। फिर मैं आंचल उन दोनों के ऊपर चुपचाप नजर रख रहा था पर अमीना के दुपने पर वो भाई अजीब बात करने लगता है। तो उस गर्मी उसे तो देखती है जहाँ पर आंचल देख रहा था और तब उसे देखे सलाह और चीजें क्योंकि ये साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे लेकिन इसने तो यार कुछ और ही
समझ भी और आश्चर्य को करते हुए कहती है, आखिर तुम दोनों उस लड़की के साथ क्या करने वाले हो? लाशुद कहता है, अरे यार तुम मेरी बात तो सुनो। और तब जाके बेचारा आयशल उसे सारी सिचुएशन समझाता है। तो मिगी उसे कहती है, यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं होने वाला। गर्लफ्रेंड अभी उसे क्या कर में जाने वाली है जहाँ पर वो दोनों बैठे हैं। ये वापस वहीं पर बात ही कर लेते तभी सवाल का मीडिया अपने सामने दिखती है, जो दिक्कत वो अपने मुंह से कॉपी टूट देता है। भला ये अमीरी आशल के साथ यहाँ पर क्या कर रही है? कोई बात नहीं, मैं ऐसे एक्ट करूंगा जैसे मैंने उन्हें देखा ही नहीं। ये दोनों फिर से बातें करने लगते हैं और अमीर तो आगे अब उसके बिल्कुल टेबल पर बैठ चुकी थी। तो बेची चंद यहाँ बातें करते हुए धीरे धीरे सनाल को अपनी तीज बताए मैगी और वो लगभग अब उसे प्रपोज करने वाले थे कि कदना पर अमीना उसके बीच में आ जाती है। अरे रुक जाओ, इसके साथ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। और फिर को तो ये देखकर गुस्सा ही आ गया कि आखिर अमीना उनके बीच में क्यों आ रही है और उसे लगना कि शायद सनाल की एक्स है। लोग आपस में इसी बात को लेकर लड़ते ना, ये तब अचानक वहाँ पर ऑर्फी को आना शुरू हो जाता है और एक कोई नॉर्मल नहीं था कि उससे पूरी बिल्डिंग ही दी और पूरी तरह से गिर के डिस्ट्रॉय हो जाती है। प्लीज अब बात सेम दिखाया जाता है जहाँ पर चिकन और अमीगा बिल्डिंग के गिरने की वजह से बीच में फंस चुके थे। बाहर निकलने का यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है। अमीगा को फीड हो चुके पहले सना उसके आसपास ही है, इसलिए वो अपने थोड़े से मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके चिकन के सर पर हाथ रखकर उसे वहीं सुला देती है। और जब ये रिसराव बाहर आया तो बिल्कुल ही पहले रूप में होता है, बॉडी निकल चुकी है इसकी, मतलब की अपनी डिमन फॉर्म में आ चुका है। अमीगा भी देख के आराम से क्या उसके पास इतनी मैजिकल पावर्स कहाँ से गई, ये फॉर्म में कैसे आ गया? पर सराव को इस बात खुद ही नहीं पता क्या उसके साथ कैसे हुआ। और अमीगा ऐसे कहता है, तुम चिकन को संभालो, अब रेस्क्यू टीम तंतलाट नहीं कर सकते। और वो डिमन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन पपनों को टाइल लग जाता है। लेकिन अमीगा तो अभी भी इसी सोच में डूबी थी कि शायद उन जैसा डीमन इंसानों तो मैं क्यों करवाया। इधर ही सदाव अपने मैलिफिक रास्ता बना के सब इंसानों को वहां से निकाल लेता है। और सबसे मेन बात तो यहाँ पर यह भी कि सदाव ने सबको ही बचा लिया, किसी की भी मौत नहीं हुई यहाँ पर। और जब तक सब लोग बाहर आते हैं तब काफी सारी पुलिस गाड़ियां वहां पर आ चुकी थी। अमीगा पूरी तरह से हैरान खड़ी थी और तब उसके पास ऐसे दिखाया जाता है जब वो छोटी थी तो एक दिन उसके नाइट खेतों में काम पर लग थी और वो उनके लंच लेकर आती है। तो आराम से बैठ पर लंच खा रहे होते हैं कि तब उनकी जान तक तैकता वहां पर आता है। और इस सब की बातों से पता लगता है कि दिन मास ने नॉर्थ और ईस्ट दोनों जगह किनारे को तबाह कर दिया। पर अब अगली बारी बस क्यों होने वाली है जहाँ पर अभी लोग रह रहे हैं। अमीला के डैड कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारी जमीन को रॉयल आर्मी प्रोटेक्ट करती है। जिसको वो आदमी कहता है, हाँ लेकिन मुझे भी लगता है हम लोग डीमन जब उसी पास जीत पाएंगे। कुछ देर बाद अब रॉयल आर्मी के कुछ लोग अमीना उसके डैड के पास आते हैं। अमीना को लगता है कि लोग यहाँ पर इन्हें बचाने आया है, लेकिन असलियत तो ये थी कि अमीना को लेने आया है। दूसरा देर बात यह कि अमीना एक एंजिल बेबी है, पूरे एंटेस्ला में यही एक अकेली इंसान है जिसके पास बीमस को हराने की ताकत है। लेकिन अमीना अपने डैड पर होकर एंजाम में जा रही थी तो उससे गले लगाते लोग कहते हैं, एक दिन आने का जब तो मेरी बात को समझो दी। और तब उसके बाद छोड़ के मीडिया को वहां से ले आ जाता है। ये आखिरी बात है कि मीडिया ने अपने फादर को देखा, क्योंकि उसे ले जाने के कुछ दिन बाद एमन जनरल लूसीफर में उसके पूरे गांव को गिरा कर मार में बदल दिया। इफ यू वांट मीडिया चर्च के अंदर आती है जहां हीरो उससे कहते हैं, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हारी मां सबसे ताकतवर एंजल्स में से एक थी। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, सीक्रेट सोवर बेटर है आपने कैसा हो रही है, इसे सिर्फ वो इंसान चला पाएगा जिसमें इंसान और एंजल दोनों का एक खून होगा। ये लोग उससे वही बातें कहते हैं जो उसको डैड ने सही थी, पूरे एंटेस्ला में सिर्फ तुम ही है खुद की भी मुनौट को हराने की ताकत रखती है। इसके बाद सीना पर सीधा प्रेजेंट में फेराओ एमुया से पूछता है, हीफ तो ना तुम अभी अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुका है। पुलिस वाला इन तीनों को देखकर इन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी इसने चिचन को पहचान लिया और कहता है, अरे इट्स इंस्पेक्टर साकी की बेटी हो ना। एसएसपी सदा को याद आता है कि जो पुलिस वाला उन्हें शुरुआत में मिला था तो असल में चिचन का फादर है। चिचन के जाने के बाद फेराओ हमें यहाँ डिस्कशन करते हैं जहाँ पर फेराओ कहता है, आज काम मत करो, आज कोई अटैक नहीं होगा क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एक बार फेल हो चुके हैं। लेकिन एमी का कुछ समझ नहीं आता। तो फेराओ कहता है, जैसे ही हम दोनों आसपास आए वो भूकंप आया, हमें जानता है उसने किस तरह की पावर्स का इस्तेमाल किया। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि उसे अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों कौन हैं। कुछ देर बाद एमिलिया अपनी फ्रेंड्स के पास ले जाती है, उससे मिलने आएगी और अगर आज शब्द होते हुए सराव के पास आता है, चीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से एमिलिया के पास आई। दुश्मन के इतना पास होते हुए मैंने आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, यहाँ तक कि आपको मेरी जान ही बचानी पड़ी। और कहते कहते बेचारा खुद को काफी कोसने लगता है। इफ तो ना सीधा सुबह कसम दिखाया कि जहाँ पर एमिलिया सराव की धराई हुई थी वही एक सगा वापस करना जो सराव ने उसे दिए थे। एमिलिया से पूछती है, तो कल के हादसे के बाद अब आयुष का क्या हाल है? तो यहाँ पर पास पाए क्या सबने आयुष पूरी रात बाद लो ही रहा था क्योंकि वो अपने क्लिनिक की मदद नहीं कर पाया, पूरी रात लिया कर बस खुद को कोसता रहा और इसलिए अभी सुबह वो सो रहा है। फरावर हमें जैसे कहता है, पैसे तुम दे दिया तुमने, काम तो हो गया तुम्हारा, तो चलो अब निकलो। हाँ तुम्हें बता नहीं दो तुम्हें। अमीलिया अब जाने लगती है, लेकिन ट्यूकस ने इसका अंदर की थी तो पैर फिसलने की वजह से बेचारी वो पसेजो से गिर जाती है और उसकी गिरने की आवाज सुनकर प्लास बूढ़ हिया। अरे क्या हुआ, किसने अब क्या किया है क्या? और अब बेचारी को चोट लगने की वजह से उसे सनावरी घर पर वापस आना पड़ता है। तो वह शायद देखता है कि उनके पास मेडिसिन नहीं है, तो वो अब साइकिल लेकर निकल जाता है दवाई मारने के लिए। दूसरा यहाँ पर सनाव उसकी चोट कमाई से ठीक करने की कोशिश न लगा, लेकिन एमिलिया उस पर ही गुस्सा हो जाती है। अरे अचानक क्या हुआ तुम्हें? पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अब डीमन क्यों हो, तुम इतना शांत कैसे हो, लोगों को तुम मारने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? उल्टा तुम तो और अच्छे बन रहे हो, अपना काम खुद करते हो, खाना बनाते हो, लोगों की मदद करते हो और तो और सब तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करते हैं। आखिर क्यों तुम मुझसे यहाँ के लोगों से इतना अच्छे से पेश आते हो और इसका तुम अंदर से इतना ही अच्छे हो, आखिर तुमने मेरे फादर ली जान क्यों ली? बम्बा जानते हो उसे खून और आंसू बहाने में सुकून मिलता है। तुमने तो हमारे गाँव को भी जला कर ला कर दिया, मेरी जिंदगी की हर एक खुशी
छीन ली में। तब अमीलिया की इन सब बातों पर सदा उदास होते कहता है, माफ कर मैंने कि उस समय मैं ऐसा नहीं पहले से अब हूँ, तो पहले इंसानों को बिल्कुल भी समझता नहीं था, इसलिए प्लीज मुझे माफ करवा। इतने में तो चीचन आसिफ के साथ सदा समझने आती है, पर इन दोनों को साथ देखकर उसने यहाँ पर कुछ होते ही समझ दिया और होते वहाँ से भाग जाती है। दूसरी प्लातियां टेस्ला का सीन दिखाया गया जहाँ पर अमीलिया के दोनों साथी गेट नावरी की मैजिक का इस्तेमाल कर और की तरफ आ रहे थे। इतनी चीचन जाहिर रही थी कि तभी वो पिज्जा करवाती है, जिसको उससे बड़ी एजिड तरीके से बात करता है। तभी वो अपने येल फॉर्म में आता है और दोनों तरफ से ही उसे काले अम्थ निकल आते हैं। तो आखिर समय आ ही गया जब मैं साइकिल खुद खत्म करूंगा। इतने में तभी उसके पेरेंट्स की वजह से सदाव इमीडिएट आज चलती नहीं वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि हर जगह पर तबाही हो रखी है और आसमान में वही खाली पंख वाला बंदा उड़ रहा है। तीनों ही उसके पास जाते हैं और सारा उसे देख के कहता है, हाँ मुझे लड़ाई था, तुम ही हो गए। तो बंदा सामने से कहता है, अरे अरे देखो कौन आया है, हमारे द ग्रेट डीमन किंग। और तब यहाँ पर ये पता चलता है कि ये लूसीफर, शायद हम चार्जर्स में से एक, याद लाना तुम लोग को, ये लूसीफर और द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन में से एक। इस लब इधर मीना के दोनों साथियों को दिखाया गया जो कुछ ब्रेक माली के जरिए और पर आ रहे थे, लेकिन इन्हें काफी समय लग रहा था और बीच रास्ते में ही इनमें से एक को बराबर के उठ आने शुरू हो जाती है। इधर एमिलिया लूसीफर से पूछती है, आखिर तुम जिंदा कैसे हो? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने सीधे तुम्हारे दिल पर वार किया था। फिर कहता है, ये उसकी मेहरबानी जो जल्दी तुम्हारे पीछे छुपा है और तब वो अपने सामने आता है। इसका नाम है अल्तामेर और ये एमिलिया के साथियों में से ये एक है। तो उसका मतलब उस पोर्टल से आते टाइम एमिलिया के पीछे तुम ही थे जिन्होंने यह पहली बार मुझे इस बारे में बताया था, तभी मुझे शक हो चुका था। और अभी सब देख के एमिलिया को बहुत बड़ा झटका लगता है। आखिर क्यों तुम लूसीफर के साथ क्यों काम कर रहे हो? और उसका उसे बताने वाला हुआ ताकि तब सलाह कहता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए बाकी डीमन किंग के जाने के बाद एमिलिया को पावर्स ना मिले, चलो उसे छुपे से खत्म कर दिया जाए। क्यों तुमको जैसा ही सोच रहे थे ना, लूसीफर को तुमने कहा होगा कि तुम उसे हेवन से वापस ले आओगे और बदले में वो तुम्हारा साथ देगा। एक मिनट, आखिर तुम्हें सब कैसे पता? तो सराव कहता है, क्या बकवास है, यह हर कहानी में ही तो होता है, तेरी प्लानिंग को बिल्कुल एक डिग्रेड जो मूवी के स्क्रिप्ट से ही बेकार है टकले। और तो कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन आज कोई अच्छी तरह समझ में आ चुका था ने मूवीज देखने में अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। कोई ज्यादा आशली तरबिंदा तो अपने पैसे बचा पर रहता था और फिर पर पत्थर लग के और सैरो ने इसके पैसे को उड़ा था। इसी बात से उसे काफी गुस्सा आ जाता है और दोनों आपस में लबा शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी लूसीफर आशुर पर अटैक करके उसकी चेस्ट लिए खोल कर देता है। और तो जरा फालतू बातें करना मत करो, मेरे पास सबके लिए टाइम नहीं। आशन उसी बुरी हालत में सराव से कहता है, सर अगर आपको मूवीज देखनी है तो महीने की शुरुआत में लिखा करिए तो डिस्काउंट भी मिलेगा। लूसीफर अब उड़ते हुए कैक बनाकर इन लोगों के ऊपर बहुत सारी ले स्पाई करता है, लेकिन सराव मैजिक का शीट का इस्तेमाल करते थे उसे किस तरह रोक लेता है। यूनो को बाद चिंकुली पिघलती से वहां से भागने लगता है क्योंकि लूसीफर अभी हर जगह पर तबाही मचा रहा है। जो देखकर मीरा कहती है, तो क्या हम लोग इसी तरह भागने वाले हैं? जिस पर सराव कहता है, हाँ हम लोग अभी ऐसा ही करेंगे क्योंकि मेरे लिए आशिर को बचाना ज्यादा जरूरी है। पर हाँ यहाँ पर एक चीज पता लगती है कि लूसीफर अभी इतने मेडिकल इस्तेमाल इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो इंसानों के नेगेटिव इमोशंस को शो कराया अपनी पावर्स के लिए। और ये बात सलाह को भी समझ में आ चुकी थी। इतने में कभी लूसीफर बाहर ही कहता है, चलो कम से कम आपको इतना तो पता है। हाँ ये मुझे उसी दिन पता लग गया था जब मैं लोगों के डर को शो कर अपने डीमन फॉर्म में वापस आ गया था। लूसीफर बेसुध के हैरान हो गया और उससे पूछता है, अगर आपको मैजिक यूज करने का तरीका पता ही क्या चुका था तो आप तो आराम से लोगों में डर बन कर आइंटेस वापस आ सकते थे। सराव कहता है, हाँ ना मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे ये दुनिया काफी पसंद है। इंसान मन में कभी एक अलग ही मजा है। हाँ आप कुछ ज्यादा ही नाम दिल हो, यही सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी। और लाबिनो पर फिर से अटैक करने लग गया। एम्ब्रियो और सराव हमें कोशिश कर रहे थे कि तब देखने में लूसीफर सराव पर अटैक करके उसके हाथ में खोल कर देता है। ये क्या मुझे जानना नहीं था कि इंसानों को शरीर इतना कमजोर होता है। अचानक तभी और का भी सामना आकर सराव के पैरों पर अटैक करता है जिससे अब वो चल नहीं सकता और अब इन लोगों के पास भागने में कितना और कोई रास्ता बचता नहीं। तो जल्दी से सराव अमीर का हाथ पकड़ कर वहां से टेलीपोर्ट लगाता है। अरे अरे तो पास की ओर है, तुमने एक नजबी टू टेलीपोर्ट किया। लूसीफर भी तुरंत यहाँ पहुंच जाता है और कहता है, आप मुझसे बच्चियों बल्ला जाएंगे कहाँ? और इस बार वो सराव के हाथ ने और भी बड़ा छीट कर देता है। उसे लगता है कि का खेला गया ही खत्म और कहता है, अरे यार तो सर शायद हमने भी नहीं रहे तो मुझे इस लड़की की क्या जरूरत? और तभी वो उसे नीचे ताक देता है। अमीर उसे बचाने की कोशिश तो करती है पर इससे उसे खुद ही काफी चोट लग चुकी थी। इधर योसी पर अब अपना एक बहुत बड़ा मैजिक पर इस्तेमाल करने लगा इस पूरी जगह को तबाह करने के लिए। उसके एक पे आसपास की चीजों पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगी। इससे वो भी आप टूट कर एमिलिया और चीचन ऊपर गिरने लग जाता है। लूसीफर को ऐसा लगने के बावजूद तो अब उसकी ही हुई पर तब आसपास की धुनरती है और दिखाया जाता है कि अमीना के पीछे सलाव खड़ा था। जैसा मैंने कहा था एक बिगड़े मूवी की तरह बिल्कुल प्रेडिक्टेबल। वैसे हाँ थैंक्स लूसीफर, तुम्हारी वजह से मुझे मेरा रूप वापस मिल गया। और भाई अब प्लेयर इन लोगों की बात लगने वाली है। वैसे चीचन की आप सलाव इस रूप को देख लेती है। अमीना को तब समझ में आता है कि सलाव ने मेजलों पर इसलिए लाया क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग हैं जिसकी वजह से यहाँ पर वो ज्यादा लोगों के डर को सोख सकता है। वैसे सराव ने इस बेजो काफी देर से संभाल रखा है और वो कहता है, अरे तुम जल्दी कुछ करो यार और नहीं संभाल पाऊंगा मैं सब। तो मीडिया दिन को सराव की तरह मालिक का इस्तेमाल करते ले अपने सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाती है जहाँ उसके हाथ में एक होली सॉरी भी आ चुकी थी। तभी सडन आसपास के सारे लोग को ब्लोशर की एक मैजिक बैरिकेड करता है ताकि लोग बिना अपने कातिफ को रोकते लड़ सके। मीडिया अब लूसीफर से लड़ने के लिए टैक्स तो करती है पर वो उसके हर एक हमले को ब्लॉक करते हुए उसी पे ब्लास्ट कर लेता है। लूसीफर कहता है, मजाक है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने सिनेस्टर
फोर्स को इस्तेमाल किए बिना मुझसे लड़ लोगी। पर अब दिखाया जाता है आर्चर को, जहाँ पर वो भी अपने फॉर्म में वापस आ चुका था। आखिरकार इसकी भी एंट्री हो ही गई। दोस्त ने अब यहाँ पर यॉल का छुप के बैठा था और लूसीफर अकेला ही नो का सामना कर रहा है, इसलिए उस पर काफी गुस्सा होता है और कहता है तुम कुछ करोगे भी या नहीं, मैं इन लोगों को और ज्यादा नहीं संभाल सकता। और जैसी यादें सामने आता है तो आर्चर अकेला इसके ऊपर भारी पड़ चुका था और सैटर्न तो बिल्कुल ही गुस्से में आ चुका था। वो अचानक से लूसीफर के सामने आने कहता है तो क्योंकि तुम्हें डीमन जनरल हो, अपनी सजा को भी एक मर्द की तरह भुगतो। और वो हजारों मैजिकल सर्कल्स बनाता है। इसके बाद क्या होने वाला है तो तुम लोग जानते ही हो। लूसीफर की बैंड बजने वाली है और अगले फिल्म उसे दिखाया गया जहाँ पर उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था। सैपरों से माम जो खाई इसने साफी पर चीचन ने भी इस सब काफी रूप देख लिया था, तो वो भी उसे अपने बारे में सारी बातें बताते हुए कहते हैं कि वो लोग इस दुनिया से नहीं है। यह मीडिया सलाह तो मजाक उड़ाते हुए कहती है देख लो ये पहला एक ऐसा दिन है जो पार्ट टाइम जॉब करता है। एक बार फिर से दोनों हमेशा की तरह आपस में लड़ने लग जाते हैं और अब सारी लड़ाई खत्म होने के बाद एमिलिया के दोनों साथी भी वहाँ पहुंच जाते हैं। काफी जल्दी नहीं आ गई है। वैसे इन दोनों का नाम है एल्बर्ट और एमेरेटा। और अब कुछ देर बाद सड़ाओ अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए हर चीज को वापस पहले जैसा ही कर देता है। और अब क्योंकि माहौल पूरा अच्छी तरह से शांत था तो ये दोनों ही जाने लगते हैं। काफी हैरानी की बात है ये कि किसी की भी मौत नहीं हुई और सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो कि सच में सैटर्न एक डीमन किंग है, वो तो अब बिल्कुल ही बदल चुका है। और अब इधर चले जाते हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सड़ाओ बड़ी बेरहमी से कहता है तो बताओ आगे की लपटों में कैसा महसूस हो रहा है, चलो दावत शुरू की जाए। तब पता चलता है कि किसी को धमका नहीं रहे हैं, असल में दोनों बैठ के दावत कर रहे हैं रेस्टोरेंट में। साथ ही अब लूसीफर भी इन दोनों के साथ रहने लगा है और काफी खर्च कर रहा है वो इन लोगों के पैसों को। इसलिए आशल कहता है सर वो हमारे पैसों को बस उड़ा ही जा रहा है, हमें कुछ तो करना ही होगा। दूसरी तरफ यहाँ एंटी स्लैक के अंदर एक काउंसिल मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ एक लड़की के सामने उसका एक हेड बैठा होता है जो कि चर्च का फादर होने के साथ साथ रॉयल फैमिली से भी है। वो लड़की उसे सारी बातें बताती है कैसे उनका ने उन्हें धोखा दिया और एमिलिया डीमन किंग के साथ दूसरे वर्ल्ड में रह रही है। तो फादर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था कि डीमन किंग मर चुका है। असल में बात यह है कि इन लोगों ने पूरे एंटी इस्लाम में खबर फैला दी थी कि एमिलिया और डीमन किंग दोनों ही मर चुके हैं। पर अब क्योंकि एमेरेडा और एल्बर्ट ने अर्थ पर जाकर एमिलिया और डीमन किंग को दोनों को ही एक साथ देख लिया तो अब पूरे एंटी इस्लाम को पता लग जाएगा कि वो लोग अभी जिंदा हैं। वो लड़की पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए, हम ये मान लें कि ओल्गा ने हमें धोखा दिया या एमिलिया और उसके दोनों साथी जो कि उस वर्ल्ड में गए थे उन्हें खत्म कर दें। दूसरे यहाँ पर आशिर और सड़ाओ को दिखाया गया जो कि अपनी पेट फुला करके लूसीफर के पास आते हैं। अरे आगे तुम लोग, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। तो आशिर उसे कहता है सर की वजह से तुम यहाँ पर रह रहे हो, कम से कम उनसे अच्छे से पेश तो आओ। तभी लूसीफर को ये पता लगता है कि दोनों बाहर खाना खाने गए थे और सड़ाओ थोड़ा खाना उसके लिए भी लाया है, लेकिन उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि दोनों अकेले ही खाने चले गए। आशिल कहता है तुझे पता भी है तेरा ये इंटरनेट और कंप्यूटर का इंतजाम करना हमें कितना भारी पड़ा है। अरे लेकिन यार मैं इसे खा तो नहीं सकता ना। तब सड़ाओ आके पूछता है वैसे क्या सच में तुम इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करना जानते हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये चीज है क्या। तो लूसीफर कहता है यकीन नहीं होला तो चलो मैं दिखाता हूँ। और ये लोग मिलकर इस एमिलिया कॉल सेंटर पर कॉल करते हैं। सलाह कहता है अरे वाह ये तो काम कर गया। एमिलिया गुस्से में कहती है मैं इस वक्त काम कर रही हूँ, तुम लोग को आखिर चाहिए क्या। अरे यार माफ करना, हम लोग तो बस अपना कंप्यूटर टेस्ट कर रहे थे। अगले दिन अब सलाह के जॉब पर जाने के बाद लूसीफर यहाँ घर में बैठ के लैपटॉप चलाने में लग जाता है। अरे यार इसमें मैं ऑनलाइन गेम्स तो खेल ही नहीं सकता, मैंने उसके लिए ही तो इसे खरीदवाया था। दूसरी तरफ यहाँ पर आशा को दिखाया गया जो कि बाहर घूमने के बाद घर की तरफ ही आ रहा था, जहाँ उसे लेटर बॉक्स के अंदर मकान मालिक का एक लेटर मिलता है। जिसके बाद अब शाम का सीन दिखाया गया जहाँ पर सड़ाओ अपनी जॉब से वापस आ चुका था। जैसे ही वो अंदर आया तो देखते हैं कि लूसीफर तो यहाँ पर बुरी हालत में पड़ा है। क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा किसने किया। तभी आज टॉयलेट से बाहर निकलते हुए कहने लगा सर प्लीज उस फोटो को मत देखिएगा, असल में यार इन दोनों की ऐसी हालत मकान मालिक को छोटे कपड़ों में देख के हुई है। आज तो बेचारा भर भर के उल्टिया कर रहा है और लूसीफर तो बेहोश ही हो गया। सड़ाओ उससे पूछता है अरे ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें मैजिक रिकवर करने का कोई तरीका मिला है नहीं। तो तब वो उन्हें बताता है कि जापान के एक स्कूल में एक काफी पुराना बंद कमरा है, वहाँ शायद एक डीमन मौजूद हो सकता है, उससे शायद हम मैजिक के बारे में कुछ जान सकते हैं। अगले दिन सड़ाओ और आशल उसी स्कूल में पहुंचते हैं और वहाँ बस खड़े देख रहे थे, क्योंकि दिक्कत यह है कि ऐसे स्कूल में भला वो जाएंगे कैसे। लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो टीचर नहीं पड़ती है। जिसके बाद सड़ाओ उसे सारी बातें समझाता है और अंधेरी रात में वो तीनों प्लानिंग करके स्कूल में पहुंचते हैं। वो लोग उस रूम को ढूंढने ही लगे थे कि तब उन्हें लूसीफर का कॉल आता है, जिसने इन लोगों को रास्ता बताने के लिए कॉल किया है। वो बताता है कि उस रूम का गेट पहले भी एक बार खुल चुका है और जहाँ एक बार गेट खुले वहाँ दोबारा गेट खोलना भी आसानी होता है। तो जैसे ही वो गेट खुलेगा ये लोग वहाँ से मैजिक ले सकते हैं। और हाँ ये सब चीजें इन्हें लूसीफर समझा रहा है क्योंकि वो इन लोगों से झूठ बोल रहा है, सच तुम्हें आगे पता लग ही जाएगा। अचानक ही तभी सामने से कोई आने लगता है तो इन लोगों को लगने लगा कि भाई कहीं कोई डीमन तो नहीं आ रहा इधर। लेकिन असल में मीडिया वहाँ पर आती है। वो इन लोगों से पूछ ही रही थी कि आखिर लोग इतनी रात में यहाँ पर क्यों आए, और ये तीनों ही से चकमा दे के वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दिन तक अब ऐसे छुपन छुपाई खेलने के बाद फाइनली आखिर में लोग उस कमरे पहुंच जाते हैं। आजकल को वहाँ एक ताला नीचे रखा दिखता है, इसका मतलब ये है कि ये रूम पहले भी एक बार खुल चुका है। तीनों ही जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो काफी सारा खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है और साथ ही इस कमरे में गेमिंग टैब भी पड़ा था। तब लूसीफर उन्हें कॉल करके पूछता है तो क्या तुम लोग वहाँ पहुंच गए। और यहाँ पर यह पता चलता है कि असल में इस रूम के अंदर ओल्का और लूसीफर रहा करते थे जब वो इस वर्ल्ड में आए थे, और लूसीफर ने तो बस इन लोगों से बहाना बना के इन्हें गेमिंग टैब लाने के लिए ही भेजा था। पिटने वाले काम नहीं कर रहे भाई है।
अगले दिन अब शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूसीफर आलशेल से वो गेम मांग रहा था, क्योंकि यार आलशेल उसे ज्यादा खेलने ही नहीं दे रहा। तभी सडाओ भी अपना काम खत्म करे घर आ रहा था तो अपने अपार्टमेंट में किमोनो पहने हुए उसे एक लड़की दिखती है। वो सोचता है आज कोई नया नेबर आया है क्या। ऊपर जा ही रहा था कि तभी वो लड़की सीढ़ियों से फिसल कर नीचे ही गिर जाती है। आलशेल और सडाओ दोनों ही इसे देखकर हैरान थे कि भला ये लड़की है कौन। इसके बाद अगले दिन यही लड़की इनसे मिलने आती है, क्योंकि ये उनकी अब से नई पड़ोसी है, इसलिए हेलो कहने आई है। कुछ देर बाद अमीलिया को दिखाया गया जो कि हर रोज की तरह आज भी सडाओ और आलशेल पे नजर रख रही थी। तभी उससे उनके घर में वही नई लड़की दिखती है जो कि लूसीफर को कपड़े सुखाने का तरीका बता रही थी। ये देख के मनी मनो कुछ और ही सोचने लग गई और पता लगाने के लिए अपार्टमेंट में जाती है। और यहाँ पर ये पता चलता है कि आलशेल की भी तबीयत खराब है, इसलिए ये लड़की लूसीफर को घर का काम करना सिखा रही है और इसका नाम है सुजुने। अमीलिया बाहर से सब देख ही रही थी कि तभी अचानक से उसने दरवाजा ही खोल दिया। बेचारी जल्दी से भागने की कोशिश करने लगी पर हर भागी तो सीढ़ियों से ही गिर जाती है, लेकिन सलाह सही टाइम पे आकर उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद अभी सब एक साथ बैठे होते हैं जहाँ पर अमीलिया सुजुने से मिलती है और क्योंकि अब अमीलिया यहाँ पर आ चुकी थी तो हमेशा की तरह इनके बीच बहस शुरू हो जाती है। यही अमीलिया को सुजुने की हरकतों पर थोड़ा शक होता है और उससे पूछती है तुम सडाओ को पसंद करती हो क्या। जो सुन के तो सुजुने हैरानी हो गई और जल्दी से उसे बाहर लाके पूछती है हाँ पर ये बात तुम्हें कैसे पता। बस समझ लो मुझे पता है, पर एक बात याद रखना जितना तुम मुझसे दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और वो उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर देते हुए कहती है बाकी वैसे अगर तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत है तो मुझसे बात कर सकती हो। और अब जाने लगती है, लेकिन यार एक बार फिर से बेचारी सीढ़ियों से नीचे ही गिर पड़ी। अब शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सडाओ के मैनेजर उसे बुला के कहती है तो जैसा कि तुम जानते हो अब एसएससी की शॉप हमारे सामने ही खुलने वाली है, जिससे हमें भारी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए मैं अब तुम्हारा प्रमोशन कर रही हूँ। तुम अब यहाँ के शिफ्ट मैनेजर होगे तो कल से तुम्हें अब ये सब खुद संभालना होगा। कुछ देर बाद अभी लंच करने के लिए बैठता है और आज जो ये लंच लेकर आया था वो खुद सुजुने ने इसके लिए बनाया है। जोसन की तो चीचनी बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। लंच बॉक्स के पहले हिस्से में तो बस खाना था, लेकिन उसके दूसरे वाले पार्ट में सुजुने ने सडाओ के लिए हार्ट शेप बनाया था, जो देख के अब इस बेचारी का शक यकीनी बदल जाता है और बहुत ही तेज चिल्लाती है। दूसरी तरफ यहाँ अमीलिया सुपर मार्केट में थी जहाँ वो सामान लेकर बाहर निकल ही रही थी कि तभी अचानक उस पर कोई अटैक कर लेता है। वो बचने के लिए अब जल्दी से शीशा बंद कर देती है। वहाँ का मैनेजर ये देख के उसकी मदद करने की आने लगा, पर ये तो उल्टा उसे ही धक्का दे देती है और जल्दी से अपनी होली स्वॉर्ड निकाल के उसे मारते हुए दूर फेंकती है। सुनो तुम यहाँ से बाहर मत निकलना और जल्दी से पुलिस को कॉल करो। अमीलिया उससे लड़ने के लिए बाहर आती है जहाँ वो बनता उसको मैजिक लेजर से अटैक करना शुरू कर देता है। तो अमीलिया कहती है मैं नहीं जानती कि तुम डीमन हो या इंसान, पर तुमने ऐसी जगह पर मुझ पर अटैक क्यों किया। वो फिर से उससे लड़ने लगी, लेकिन तब उसे समझ में आता है कि इस बंदे के लेजर्स की वजह से वो अपनी सेलेस्टियल फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है और इससे पहले क्या वो बंदा आगे बढ़ के अमीलिया पर अटैक करता, वो मैनेजर आके उसके ऊपर पेंट फैक्टे मारता है, जो देख के वो बंदा जल्दी से वहां से भाग गया। अमीलिया अपनी होली स्वॉर्ड तो वापस रख के उससे माफी मांगती है क्योंकि इसने उस टाइम उसे धक्का दिया था। वो मैनेजर से कहता है पुलिस वालों को मैसेज जा चुका है और अब वो लोग यहाँ आते ही होंगे, पर दिक्कत ये है कि पुलिस वालों के आने तक आपको भी यहाँ पर रुकना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। जिसके बाद काफी देर तक सुपरमार्केट में बैठने के बाद फाइनली उसे जाने की परमिशन मिलती है। जैसे अब उसने अपना बैग चेक किया तो वो देखती है कि जिचेन का कॉल आ रहा था। वो बड़े घबराते हुए उसे कहती है सडाओ सडाओ क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या उसे। हाँ सडाओ को किसी ने लंच बॉक्स में हार्ट शेप दिया। इसके बाद अगले दिन एमिलिया और चीचैन दोनों ही सडाओ के घर आते हैं सलाह से मिलने, क्योंकि चीचैन को अब उनके नए पड़ोसी के ऊपर शक हो चुका है। उसे लगता है कि शायद वो भी सलाह को पसंद करती है। इसके बाद जैसे ही उसे घर का दरवाजा खुलता है तो सामने सुजुने खड़ी थी, जो देखने के बाद तो बेचारी चीचैन सदमे में ही चली गई। अब कुछ देर बाद ये दोनों अंदर होते हैं जहाँ चीचैन को ये पता चलता है कि सुजुने इन लोगों के घर का काम इसलिए कर रही है क्योंकि आलशेल अभी बीमार है। तभी लूसीफर बॉक्स में से निकलते हुए कहता है ब्रेकफास्ट तैयार है क्या। अरे तुम सब तो पहले ही बैठ गए, मैं कहाँ बैठूं अब। और इस बेचारे को अलग छोड़कर सब खाना शुरू कर देते हैं। खाते हुए सुजुने उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर एक जॉब ढूंढ रही है, कोई फुल टाइम जॉब नहीं, बस कोई ऐसा पार्ट टाइम जॉब जिससे वो अपना रेंट पे कर सके। सडाओ उसे कहता है ऐसा ही है तो फिर तुम हमारे मैकडॉनल्ड्स में क्यों नहीं आ जाती। ये सुनकर तो सबको शौक लगता है, अगर तुम आ जाओगे तो चीचन को भी काफी मदद मिल जाएगी। ये सब सुनकर तो लूसीफर अब टेंशन में आ चुका था और सोचता है आखिर कैसे इस बंदे को अब तक चीचन की फीलिंग समझ ही नहीं आई क्या। और इधर बेचारे चीचन की आत्मा तो ये सब सुन के अंदर से मर ही चुकी थी। आखिर कहता है वैसे जॉब तो बात की बात है, पर शायद तुम लोग को इससे पहले कपड़े दिला देने चाहिए। तब यहाँ पता लगता है कि सुजुने के पास जापानीज ट्रेडिशनल कपड़ों के अलावा और कुछ पहनने को ही नहीं है, जो सुनकर तो सब उसे ही भूलने लग जाते हैं। तो अमीलिया उसे कहती है चलो ठीक है, जॉब के बाद मैं तुम्हें मार्केट ले चलूंगी। जिसके बाद सीधा शाम का सीन दिखाया गया जहाँ पर अमीलिया सुजुने के साथ थी और वो उससे पूछती है वैसे ट्रेन क्या होता है, मैंने कभी देखा नहीं। अमीलिया भी हैरान होते हुए कहती है अगर तुम ट्रेन के बारे में नहीं जानते तो स्टेशन पहुंची कैसे। तो सुजुने कहती है गेट से और कैसे। ओ अच्छा गेट, क्या कहा तुमने गेट, कहीं तुम एंटीस्ला से तो नहीं। तो वह जवाब देती है हाँ क्यों, आपको नहीं पता था क्या। और तब दोनों ही एक दूसरे को बड़े हैरान होते हुए देखते हैं, अरे ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। और सुजुने की बात तो इसे पता लगता है कि उसने बताने की कोशिश तो की थी पर अमीलिया ही नहीं समझ पाई। तो वो पूछती है कहीं मुझ पे कल तुमने ही तो अटैक नहीं किया था। और उसे सुजुने के ऊपर कहीं भी होली स्वॉर्ड के निशान नहीं मिलते, मतलब कि ये वो नहीं है। तो अमीलिया पूछती है आखिर तुम हो कौन और डीमन और के आसपास क्या कर रही हो। तो तब वो बताती है कि इसका असली नाम है क्रिस्टिया बेल और एक इन्वेस्टिगेटर है। वो अमीलिया से कहती है अगर तुम सैटर्न को हराना चाहती हो तो हमारे साथ आ जाओ।
थोड़ी देर बाद ये लोग एक कैफे में आते हैं जहाँ पर सजने उसे सारा कुछ समझाते हुए कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर सैटर्न को हराएं और एंटेस्ला वापस चले। लेकिन एमिलिया ने उसे इस चीज के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि डीमन लॉर्ड को हराना हीरो की जिम्मेदारी है। इसलिए एमिलिया नहीं चाहती कि उसके मामले में कोई दखल दे। साथ ही वो सजने को वार्निंग भी देती है संभल के रहने के लिए, क्योंकि अगर सैटर्न को किसी भी तरह की भनक लगी तो सजने का खेल वहीं खत्म। याद रखना तुम, भले ही वो कैसा भी हो, लेकिन है तो वो आखिरकार एक डीमन किंग ही, कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैकडोनल्ड्स का सीन दिखाया गया, जहाँ पर आज तो कोई कस्टमर ही नहीं आया था, पूरी जगह ही खाली पड़ी थी। इधर यहाँ सड़ा और उसके बॉस काउंटर पे खड़े थे, क्योंकि यार बात यह है कि इन्हें जिसका डर था वही हुआ। सामने नए ओपन हुए एसएफसी ने इनके सारे कस्टमर से छीन लिए। उसकी बॉस बड़े गुस्से में कहती है, सड़ाओ तुम्हें जिस भी तरीके का इस्तेमाल करना है करो, बस मुझे अब उस एसएफसी की हार देखनी है। और बेचारा सड़ाओ भी पहली बार अपनी बॉस किस तरह गुस्से में देखकर डर गया। थोड़ी देर बाद अब चिचन भी काउंटर पर आती है और बेचारा यहाँ काफी परेशान था, क्योंकि आज ही वो एक सब्स्टिट्यूट मैनेजर बना और आज के ही दिन ये सब हो रहा है। इतने में तभी यहाँ पर ब्लू वाला बंदा आता है, जो कि असल में एसएफसी का मैनेजर है और इन लोगों को हेलो कहने आया था। लेकिन बड़ा ही अजीब था ये, चिचन भी इसकी हरकतें देखकर डर जाती है। कुछ देर बाद अब ये दोनों रेस्ट कर रहे थे, जहाँ चिचन कहती है, यही पागल था वो, मैं अब तो एसएससी से बिल्कुल भी हारना नहीं चाहती। तो सड़ाओ जवाब देता है, ऐसा क्या, चिंता मत करो, हमें उनके बारे में हर एक चीज पता लग जाएगी, क्योंकि मैंने उसके पास अपना एक स्पाई भेजा है। और यार सड़ाओ तो ये स्पाई एजेंट और कोई नहीं बल्कि आलचल है। इफ यू आप फाइनल पार्ट वन पर एंड होता है। और पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो पर ज्यादा लाइक करके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर कर देना। मिस भी आप तुमने उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।